हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम के हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो तो ऐसी सूरत में उस इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो क्या होगा, इनडायरेक्टली आई मीन हमने रेडियस डिराइव किया था। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, फर्स्ट शेल में हो, सेकंड शेल में हो, थर्ड शेल में हो, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। तो ये है आज की डिस्कशन। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो हेडिंग लिखी है, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द डेरिवेशन फॉर एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट। हम एक जनरल डेरिवेशन डेराइव करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो उसकी एनर्जी क्या होगी। ठीक है, अब आप सब जानते हैं कि टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होगी, चाहे वो किसी भी ऑर्बिट में हो, टोटल एनर्जी मस्ट बी द सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो यहीं से किस्सा शुरू करते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज द सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, नंबर वन। और अगर हम ये कहते हैं कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम अगर टोटल एनर्जी है तो हमारी पहली इक्वेशन बन सकती है कि E इक्वल्स PE प्लस KE एंड वी कैन से इज सपोज टू बी इक्वेशन नंबर 1। अब देखना यह है कि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक का सम तो है, लेकिन पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्विवेलेंट है और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्विवेलेंट है। पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करने के लिए एक छोटी सी डिस्कशन है जो आपको याद रखनी होगी। सपोज कर लेते हैं कि ये एक हाइड्रोजन का एटम है जो अभी बनने वाला है। यूँ समझ लेते हैं कि ये है न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज, जो कि हाइड्रोजन में आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही पॉजिटिव चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन है जो एक सर्टेन डिस्टेंस पे है। यूँ सपोज कर लेते हैं कि अभी ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का पार्ट नहीं है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है। तो प्रोटॉन सपोज कर लेते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन को फिलहाल अट्रैक्ट नहीं कर रहा। अगर ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन को अभी कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है। एटम में अभी इलेक्ट्रॉन आया नहीं है तो इलेक्ट्रॉन की कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन अभी एटम का पार्ट नहीं है। तो ऐसी सूरत में इस इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, इस इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एनर्जी फिलहाल जो होगी वो क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द एटम इज ज़ीरो। ठीक, चलते हैं आगे। अगर फर्ज कर लें कि ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले तो फिर जो अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ वो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी वो एक तरह की कूलम फोर्स भी कहलाती है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होगी। तो अगर ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले तो ऐसा ऐसा ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस के करीब आएगा, करीब आएगा। एक सर्टेन डिस्टेंस पे आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डिस्टेंस पे आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अब न्यूक्लियस के गिर्द कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अब न्यूक्लियस के गिर्द क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी ज़ीरो थी। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन जिसको प्रोटॉन ने अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाई और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के करीब आया और फिर इलेक्ट्रॉन जो था वो न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करने लगा, तो ऐसी सूरत में जो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी इस ऑर्बिट में आते हुए इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो याद रखें कि इस जगह पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जो भी होगी, लेकिन वो वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव में होगी। मेरे ख्याल में पहली पॉइंट तो आपकी क्लियर होनी चाहिए। और ये पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से है। इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है, नाउ दैट इज इक्वल टू माइनस ZE² अपॉन R। इसमें Z नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, E² जो है ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की चार्ज का स्क्वायर है, जबकि इलेक्ट्रॉन की चार्ज पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव है और प्रोटॉन की चार्ज क्या है, वो पॉजिटिव है। तो इनका जो सम होगा वो वैसे भी नेगेटिव होगा। तो आप यूँ भी कंसीडर कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमने किस में ली है, नेगेटिव में।
और जो r का फैक्टर है ये दर हकीकत इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस है और इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस। तो r का फैक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, रेडियस को। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक का सम है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्विवेलेंट है ये हम समझ चुके हैं, जो कि इक्विवेलेंट है -Zd²/r। चलते हैं आगे। अब आप ये भी तो जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्विवेलेंट है। काइनेटिक एनर्जी तो आप सब जानते हैं कि दैट इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो अगर हम पहले क्वेश्चन में जहाँ Pe और Ke की वैल्यूज हमने पुट करनी है तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं द वैल्यू ऑफ द Pe एंड Ke इन द इक्वेशन नंबर 1। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला फार्मूला है, नाउ दिस केम आउट टू बी E इक्वल्स पोटेंशियल एनर्जी जो कि -Zd²/r प्लस काइनेटिक एनर्जी जो कि 1/2 mv² के इक्वलेंट है। और इसको हम सपोज कर लेते हैं कि हमारी इक्वेशन नंबर 2। चलते हैं आगे। अब हम बोहर थ्योरी के जो रेडियस की डेरिवेशन थी उसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा तो उस इलेक्ट्रॉन पे एक्ट होने वाली जो फोर्सेस हैं, वन ऑफ दैट इज काइनेटिक फोर्स, द अदर इज द नॉट द काइनेटिक फोर्स बट द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों फोर्सेस जो होती हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए वो इक्विवेलेंट होती हैं। चूँकि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्विवेलेंट होती हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स ली जाती है Zd²/r² और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं विच इज इक्वल टू mv²/r। तो हम अगर इस फॉर्मूले में से r को यहाँ से कैंसिल आउट कर लें तो ये r का फैक्टर कैंसिल होगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ r और पूरी इक्वेशन mv² के इक्वल जब आई तो हमारे पास आई mv² इज इक्वल टू Zd²/r। तो हमारे पास mv² की वैल्यू आई है Zd²/r। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें mv² को सब्स्टिट्यूट करेंगे उसकी वैल्यू से। तभी हमने लिखा है कि बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ mv² इन इक्वेशन नंबर 2 तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, हमारे पास इक्वेशन बनेगी कि Zd² माइनस एनर्जी जो है नाउ दैट इज इक्वल टू -Zd²/r प्लस फार्मूले का 1/2 एज इट इज है, ये फार्मूले का 1/2, बाकी हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है mv² की वैल्यू से और mv² की वैल्यू हमारे पास आई है Zd²/r। अब आप देखें कि 1 मल्टीप्लाई होगा Zd² से तो Zd², 2 मल्टीप्लाई होगा r से तो ये 2r हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या आया कि E इक्वल्स टू -Zd²/r सेम, ठीक है, प्लस की साइन है, ये आ गया हमारे पास Zd²/2r, तो ये आ गया Zd²/2r। अब आप देखें कि यहाँ पर r है और यहाँ पर 2r है, तो इस सूरत में हम एलसीएम निकालें तो आप देख सकते हैं कि इनका जो एलसीएम होगा, हमने लिखा है कि बाय टेकिंग द एलसीएम, तो r और 2r का एलसीएम क्या होगा, r और 2r का एलसीएम 2r होगा। तो आप मुझे बताओ कि 2r का टेबल r में जाएगा 2 टाइम, तो Zd² जो माइनस का है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -2Zd²। और 2r का टेबल जब 2r में लगाया जाएगा तो 1 टाइम, तो 1 × Zd² क्या हो जाएगा, Zd²। तो आप देखें कि माइनस का 2Zd² है और यहाँ पर जो प्लस का, ये साइन प्लस की होगी, प्लस का Zd² है और अपान में क्या है 2r। तो आप देखें कि माइनस और माइनस का 2Zd² प्लस का Zd², तो हमारा डिफरेंस जो आएगा वो माइनस में आएगा। तो हमारे पास फार्मूला आया कि एनर्जी इक्वल्स टू -Zd²/2r और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें रेडियस को जो है सब्स्टिट्यूट करना है और रेडियस का फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं जो कि n²h²/4π²mZ²। ये हम रेडियस का फार्मूला हमारे पिछले लेक्चर में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में अगर रेडियस की वैल्यू जो है इसको सब्स्टिट्यूट करें तो फिर आप देख सकते हैं एनर्जी जो कि E इक्वल्स टू -Zd² सेम एज इट इज Zd²/2 बाय फार्मूला आप देख सकते हैं। और ये जो ब्रैकेट में जो आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं, ये ब्रैकेट की जो भी वैल्यूज हैं ये इक्विवेलेंट है किसके, r के। क्लियर। नेक्स्ट अब मुझे बताओ कि 2 और 4 ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। 2 और 4 जब कैंसिल हो रहे हैं तो यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है, ये बचा 2। अब आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है इसके नीचे वाला सा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इस तरह से 2π²mZ² ये Zd² के साथ हो गए मल्टीप्लाई। तो आप देख सकते हैं कि 2π²
ये m एज इट इज है, z इंटू जेड जेड स्क्वायर हो गया, ई स्क्वायर ई पावर 4 हो गया। बाकी जो चीज़ नीचे बची वो बची सिर्फ और सिर्फ क्या, n स्क्वायर और h स्क्वायर। तो मेरे ख्याल में ये जो बॉक्स में लिखी इक्वेशन किस तरह से डिराइव की गई है कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन है जो रेडियस को जो है रिप्रेजेंट कर अपना एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो तो उसकी एनर्जी क्या होगी। अब इस फॉर्मूले में जो 2 पाई स्क्वायर है m है, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं क्या है, इसके साथ e जो है, ठीक है, e का पावर 4 अपॉन n स्क्वायर और h स्क्वायर, ये सारी पॉइंट्स जो हैं ये इक्वल होती हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है और ये वैल्यू है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देखेंगे मैंने इसमें z को स्किप किया हुआ है, यहाँ पर मैंने z नहीं लिखा। ये क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हों तो हाइड्रोजन एटम के केस में आप जानते हैं कि z की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और अगर z की वैल्यू 1 होगी और 1 का स्क्वायर भी अगर लिया गया तो जो हमारा आंसर जो आएगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 13.6 है, इस पर कोई तो फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो z को हमने स्किप किया हुआ है, बाकी जितने भी कांस्टेंट हैं उन सबको लेकर हम यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करें तो ये n जो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन इसमें भी अगर आप n को भी स्किप कर दें तो भी चलेगा, क्योंकि n की वैल्यू आप जानते हैं कि वो वेरिएबल होती है। तो फिर अगर हम इन सभी कांस्टेंट को यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास एनर्जी की एक और फार्मूला भी आ सकती है जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अभी आपने देखा कि 2 पाई स्क्वायर m e पावर 4 अपॉन h स्क्वायर, जिसकी वैल्यू जो आई है वो आई है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इतने सारे झंझट को लिखने से पहले या इसके लिखने के बजाय अगर हम सिर्फ उसकी जगह पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वैल्यू पुट कर दें तो मेरे ख्याल में हमारी कैलकुलेशन तो और इजी हो जाएंगी। अब z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 है, एलिमेंट टू एलिमेंट तो चेंज होगी। अब n की वैल्यू भी आप जानते हैं कि यहाँ पर ये भी वेरिएबल है, तो हम z और n को अलग ले लेते हैं, बाकी जितने फैक्टर हैं वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वलेंट हैं। तो फिर हमारी पास फार्मूला जो बनेगी वो क्या बनेगी, तो आप देख सकते हैं ये बनेगी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और जो यूनिट होगा इस केस में वो होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो यूनिट होगा इस केस में वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपने हाइड्रोजन की कैलकुलेशन करनी है तो z की वैल्यू थ्रू आउट आपने 1 लेनी होगी। अब आपको n की वैल्यू को वेरी करते हुए आप किसी भी शेल का जो है किसी भी शेल की जो है एनर्जी जो है वो इजीली आप क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कैलकुलेशन करें एनर्जी की ऑफ वेरियस शेल इन द हाइड्रोजन एटम, अगर हाइड्रोजन एटम के जो डिफरेंट शेल्स हैं उनकी एनर्जी क्या क्या है, अगर उसको फाइंड करें तो हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी आपको पता है, हमने फार्मूला जो यूज़ किया है उसी हिसाब से मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं कि एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाइड बाय z। हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 है, और अगर हम पहले शेल की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फिर 1 का स्क्वायर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा इक्वल टू 1, और हमारा जो फर्स्ट शेल होगा उसकी जो एनर्जी आएगी वो आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर फर्ज करें कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके वो फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में चला गया, जब वो सेकंड शेल में गया होगा तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी बढ़ी होगी। उसकी अगर एनर्जी बढ़ी होगी तो फिर हमने क्या किया कि सेकंड शेल की अगर एनर्जी कैलकुलेशन करें तो फिर एनर्जी का जो फार्मूला है नाउ दैट इज इक्वल टू -13.6 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर लिया, और क्योंकि सेकंड शेल है तो हमने 2 का स्क्वायर ले लिया, और आप सब जानते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 2 का स्क्वायर अगर 4 होगा और 4 को अगर हम 13.6 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास सेकंड शेल की जो एनर्जी आएगी वो आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप कहेंगे कि पहले शेल की एनर्जी अगर 13.6 है तो सेकंड शेल की एनर्जी तो बढ़नी चाहिए, लेकिन ये 3.4 है। देखो भाई यहाँ पर पहले शेल की जो एनर्जी है वो आप देख सकते हैं माइनस की 13.6 है, सेकंड शेल की एनर्जी जो है वो माइनस की 3.4 है, और इतना तो कम से कम जानते होंगे कि माइनस का 13.6 इज अ स्मॉलर वैल्यू और माइनस की 3.4 इज अ बिगर वैल्यू, क्योंकि माइनस में है। समझ में आ रही बात? ये कंटिन्यू। इसी तरह से अगर आप थर्ड शेल की एनर्जी मालूम करना चाहें तो फिर सिंपली आपने क्या करना है, माइनस का 13.6, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए तो आप जानते हैं कि z की वैल्यू तो 1 होती है, वो तो 1 का स्क्वायर ले लिया। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे, तो फिर 13.6 को किससे डिवाइड कर लिया, 9 से। जब 9 से डिवाइड किया तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी फार्मूले को लेकर आप किसी भी शेल की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन चाहे किसी भी शेल में हो, यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट एनर्जी।
तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे दो ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का फ़र्क, कि अगर इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में गया तो उसकी एनर्जी में फ़र्क कितना है, हम डेल्टा ई की कैलकुलेशन करेंगे। सो अप टू दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।